अपना भाई सागर खूनपुरिया जिलाध्यक्ष एएसपी पार्टी संभल, आप सभी आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके मन में एक विचार आया होगा कि बाबा साहब के जन्मदिन पर ही इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों किया जाता है। मेन मुद्दा यह है कि बाबा साहब की महानता के बारे में यहाँ पर किसी ने नहीं बताया। आज मैं आपको उसके बारे में आपको बहुत कम समय में बताऊंगा। छोटे से बाल मन के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जब पढ़ने के लिए गए तो उनके शिक्षक ने उन्हें जाति पूछकर उनके साथ भेदभाव किया और स्कूल के बाहर बैठा दिया गया। उस स्थिति में जब वो घर आए, अपनी माता से बोले, माता मेरे साथ भेदभाव किया गया, मुझे क्लास में बैठने तक नहीं दिया गया। तो उनकी माता ने बताया हैं इसलिए हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। तो बाबा साहब ने कहा, माता ये कहाँ लिखा है कि हम छोटी जाति में आते हैं और हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। तो बाबा साहब की माता जी ने बताया कि बेटा एक किताब है जिसमें ये लिखा है कि हम छोटी अनुसूचित जाति में आते हैं और इसलिए हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस किताब को मैं खुद लिखूंगा और सबको सम्मान लिखूंगा। और हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल सेक्शन 14 जिसमें समानता के बारे में बताया है और आज तक उस आर्टिकल इम्प्लीमेंट हमारे इंडिया में कहीं पर ही नहीं हुआ है। जहां भी देखेंगे जात पात ये सब चीज है। आर्टिकल 14 बताता है समानता के बारे में, जबकि समानता में आज भी कहीं नजर नहीं आती है। बाबा साहब ने अपने संविधान में जो लिखा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बाबा साहब ने इतना जात पात का भेदभाव सहन करने के बाद वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए। जिस हमारे महान पुरुष को स्कूल में बैठने नहीं दिया, उसने 32 डिग्री हासिल की। अगर उस हमारे महान पुरुष को स्कूल में बैठने दिया जाता तो वो क्या क्या दिखाता, ये आपका सोचने का विषय है। बाबा साहब ने हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए संविधान लिख के गए। आज भी हम उसको फॉलो न करके आज भी कुप्रथाओं में पड़े हुए हैं। आज भी अगर उनके जन्मदिवस के जयंती के बारे में अगर कोई बात आती है तो लोग इस तरह पीछे हट जाते हैं जैसा कि उन्हें खींच कर लिया जाता है। जबकि मंदिर या मस्जिद या किसी धर्म का मुद्दा होता है तो लोग बहुत तेजी के साथ जागरण जगाते देखने जाते हैं, डांसिंग कमेटी देखने जाते हैं। इस बात पे फोकस करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, विदेश गए बाबा साहब, उन्होंने 32 डिग्री हासिल की, विदेश से वापस लौटे और एक ऑफिसर रैंक की नौकरी मिली। उनका सिलेक्शन गुजरात के शादीबाग बड़ौदा में हुआ। वहां पर पहुंचे, एक ऑफिसर रैंक की नौकरी होने के बावजूद भी बाबा साहब के साथ ऐसा देखने को मिला कि उनका चपरासी उन्हें फाइल फेंक कर दिया जा रहा है और पीने का पानी उनका अलग रखा जा रहा है। जबकि किसी ऑफिस में एक अधिकारी की पोजीशन ये होती है कि उसका एक अलग सम्मान, एक अलग रेस्पेक्ट होता है। ऐसे अपमान को देखकर बाबा जी दिल में टूट गए और आके शादीबाग बड़ौदा में रेलवे स्टेशन है जो गुजरात में स्थित है, वहां पर बैठकर रोने लगे। बाबा साहब बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोचा, जब मैं इतना पढ़ लिख कर भी आज मेरे साथ इतना अपमान हो रहा है तो जो मेरे वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो उनका अपमान कितना होगा। इस बात को सोचकर वो बहुत चिंतित हुए और शादीबाग के बड़ौदा में बैठकर रोने लगे। बाबा साहब ने सोचा, अगर मैं आज इस स्थिति को छोड़कर, इस स्टेज को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर अपनी काबिलियत के दम पर अगर विदेश में नौकरी करने चाहता हूँ तो मेरे समाज के अंदर कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और उन्होंने शादीबाग बड़ौदा में ही अपना संकल्प लिया कि मैं इसी देश में रहकर इस अपमान को, इस जातिवाद को, इस भेदभाव को खत्म करके ही ओर से लूंगा। और उस शादीबाग बड़ौदा को आज भी संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बाबा साहब का संकल्प स्थान है। और वो इसी देश में रहकर उन्होंने सभी की जात पता, सबको जात भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था संविधान। उस संविधान में उन्होंने लिखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटा के जात पात भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है और मिटाकर जात पात बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। उन्होंने अपनी माता से वादा किया था कि माता अगर भविष्य में मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं सबको बराबर लिखूंगा, और उन्होंने वो कर दिखाया। जब उनके पास कलम आई तो उन्होंने
अपने पुरखों के हुए अपमान का, 2000 साल के अपमान का बदला न लेते हुए वो चाहते, उनके हाथ में कलम थी, वो चाहते कुछ भी लिख सकते थे, अपने समाज को सुप्रीम लिख सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसलिए नहीं कहा क्योंकि बाबा साहब की यही तो मानता है। उन्होंने अपने पुरखों के साथ हुए अपमान को भी सहन करते हुए सबको समान लिखा है। और मैं फोकस करना चाहूंगा, जब कई बार अगर संविधान के बारे में बात आती है या बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात आती है, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष काली, उन्हें किसी पे एहसान नहीं किया था, किसी ने उन पर एहसान नहीं किया था। रियल तो यह है, उस समय पर हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर इतना काबिल, इतना हुनरमंद कोई व्यक्ति नहीं था जो ड्राफ्टिंग कमेटी को सिलेक्ट कर सके। इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को सिलेक्ट किया गया और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी की, और ये हमारा संविधान बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी आज भी बहुत लोगों की मन से रहती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष वो बने, जबकि संविधान में उनका कोई योगदान नहीं है। अधिकतर लोगों की ये रहती है। और देखो, लास्ट में अगर कुछ नहीं कर पाए, बाबा साहब को दबाने के लिए अगर कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो है केवल दलितों के नेता थे। यहाँ पर ओबीसी वर्ग के भी लोग होंगे, अदर कैटेगरी वर्ग के भी लोग होंगे। मैं कोट करना चाहूंगा, बाबा साहब ने आर्टिकल 15 सेक्शन 4, आर्टिकल 16 सेक्शन 4 और आर्टिकल 340 में जब मिनिस्ट्री में ओबीसी बिल को अगर नहीं लिया जा रहा था, तो उन्होंने अपने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया कि मैं इसमें काम ही नहीं करता। जबकि बाबा साहब को क्या बनाया जाता है कि सिर्फ एक दलित का नेता बनाया जाता है। अगर वो दलित के ही नेता थे तो उन्होंने ओबीसी कोड बिल पर अपना कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? एक सोचने का विषय है। बाबा साहब इतने महान थे, वो अपने समय में 5-5 अखबार निकालते थे। आज तक किसी भी पुस्तक में 1940 में उनका लिखा प्रकाशित हुआ और किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया कि बाबा साहब इतने महान थे। महान किन्हें बताया गया? जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें आजादी के दीवाने बताया गया। जिन्होंने कहा था कुनबा किसान चैली संसद में बैठकर क्या करेंगे, उनको महान बताया गया। जबकि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को ना तो इतिहास में पढ़ाया गया है, ना किसी पुस्तक में पढ़ाया गया है। 1990 में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि आजादी के 40 साल बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस देश को, इस महान भारत देश को 40 साल लग गए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने में। वो किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं थे। उस वक्त वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व रत्न बन चुके थे। बस वक्त था लोगों को उनको पहचानने का। उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर विश्व रत्न हासिल किया और समाज को ऐसी ऐसी कुरीतियों से बाहर निकाला। जैसे कि आप देखते होंगे, जो लेडीज वर्ग जो कि जॉब करता है, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड लीव और किसान यूनियन, बहुत ऐसे मुद्दे हैं। अगर मैं गिनाने पे लग जाऊं तो यहाँ रात निकल जाएगी। बाबा साहब ने जिन पे इम्प्लीमेंट किया और काम किया, बट बाबा साहब को कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है। सबसे बड़ी कमजोरी यह है, बाबा साहब के लिए सभी के माइंड में एक मैंडेटरी है, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक दलित के नेता है। इसके अंदर कुछ नहीं माना जाता उन्हें। उन्होंने समानता के लिए इतना कुछ किया। आज भी अगर उनकी स्टेचू कहीं पर लगी है तो उनकी उंगली तोड़ दी जाती है, उनकी स्टेचू के साथ दुष्व्यवहार किया जाता है। वो इतने महान थे कि आज भी कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में अगर आप जाकर देखेंगे तो आज भी टॉप स्टूडेंट में उनका नाम और उनका स्टेचू फर्स्ट लगा है, कैंपस में लगा है। अगर जो भी कोलंबिया जाए वो देख सकता है। और हमारे देश की स्थिति का ये स्थिति है कि सिर्फ दलित वर्ग रह गया बाबा साहब पर। अगर वो भी कहीं स्टेचू लगा दे या कुछ करें तो डीएम महोदय से परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे मुझे ये बताओ, जिसने इस देश का संविधान लिखा उसको किसकी जरूरत है? अगर मैं आज यहाँ अगर अपना प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी ना। जिस व्यक्ति ने इस भारत देश का महान संविधान लिखा, आज उसी का प्रोग्राम ऑपरेट करने के लिए परमिशन ली जाती है। यह महान भारत देश है, यही महान भारत देश का इतिहास है। समय का बहुत अभाव है, मैं ज्यादा न बताते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहता हूं कि आने वाली न्यू जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और जितने भी मेरे तो चाचा ताऊ या मेरे अंकल जितने भी हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि एक टाइम शराब मत पियो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्योंकि अगर आप शराब पीकर
कहीं आपकी कैजुअलिटी खत्म हो जाते हैं तो आपके बच्चों को कोई देखने वाला इस समाज में तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारा समाज आर्थिक और हर तरह से कमजोर है और कमजोर का साथ कोई नहीं देता है। आपने देखा होगा जब भी कभी रुख चलता है तो हमेशा मजबूत पक्ष की ओर भागता है व्यक्ति की, एक ये क्वालिटी होती है। हमेशा कमजोर का साथ कोई नहीं देता है, मजबूत की साइड भागते हैं। अगर आप आज शराब पीकर लौट रहे हो, कुछ अगर आपके साथ अनहोनी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इस बात को कभी रात में सोने से पहले एक बार सोचना और उसके बाद में एनालाइज करना कि हमें शराब पीनी चाहिए या ना पीनी चाहिए। प्रोग्राम रोज होते रहेंगे। पिछली बार भी प्रोग्राम किया है, इस गांव के प्रोग्राम की नींव मैंने रखी है और मैंने ही शुरू किया, और पिछली बार भी आपने देखा था काफी अच्छा प्रोग्राम रहा। मगर इस प्रोग्राम को करने का कोई मीन्स नहीं होता है जब तक कि बाबा साहब की बातों को तुम अपने जहन में ना उतार लो। और बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं, समझना सिर्फ सबसे ज्यादा बड़ों को है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। और मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी, हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप अपनी सोच में, अपनी आदतों में सुधार करो। दारू तोता मैना और स्वर से मिलकर बनी होती है। मैं आज आपको बता रहा हूं, कई बार दारू पीने के बाद व्यक्ति इतना प्यार दिखाता है कि तोता मैना का प्यार भी फेल हो जाता है। और कई बार क्या होता है, दारू इतनी पी लेता है व्यक्ति कि नाली में गिर जाता है तो उसकी वैल्यू स्वर के बराबर हो जाती है। और इमेज उन्हीं की होती है जिनका कुछ हुनर, कुछ सम्मान अगर आपको लेना है तो कहीं ना कहीं आपको सामाजिक कार्यक्रम में भी आना पड़ेगा, बाहर निकल कर आना पड़ेगा। मेरे गांव की स्थिति यह है, न्यूली जनरेशन की भी, एक मेरे साथी जितेंद्र और मैं, हम दोनों ने ही इतना संघर्ष किया तब जाके हम इस गांव की स्थिति का अपने समाज के लिए यहाँ लेकर आए हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि कल हो सकता है कि मैं आपके गांव में ना हूं, कि जितेंद्र आपके गांव में ना हो, तो आने वाली जनरेशन को हमें फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम को हर वर्ष अपने दिल और उत्साह के साथ मनाना है। और यहाँ से ये शपथ लेकर जाना है कि हमने आज तक शराब पी या ना पी, आगे हमें क्या करना, अपने बच्चों को पढ़ाना, वो किस तरह पढ़ाना वो आपको देखना है। और जब भी कभी समाज की बात आई तो हमारा समाज टांग खींचने का काम करता। टांग छोड़ दो, अपने साथी का हाथ पकड़ो, हम तेरे साथ हैं, तब काम चलने वाला है। अगर आप इस तरह ही टांग खींचते रहोगे तो उसका कोई मीन्स नहीं है। और कोशिश करो, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश मत करो, तो बड़ा होता बड़ा ही होता। बाप हमेशा बाप भी रहता, बेटा बेटे रहता है। दिखावा कम करो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। आप सभी जानते हैं कि नगीना के सांसद है हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे राष्ट्र नेता चंद्रशेखर आजाद जी। मैं इस जयंती को किसी राजनीति से न जोड़ना चाहता हूं, फिर भी मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं। एक हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट में पहुंचकर उस आदमी ने पूरा सिस्टम हिला रखा है, सारे सांसदों पर भारी है वो एक। अगर इस तरह के ही व्यक्ति हमारे समाज में निकलते रहेंगे ना, तो देखना आज न कल तो हमारा ही राज होगा। और कोशिश करूंगा, चाहे वो स्टूडेंट जेंट्स हो या बेटा लेडीज हो, जो अपने एकेडमी एजुकेशन पूरी कर ली यानी कि 12th, तो कम से कम एक बार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जरूर पढ़िए। जब तक आप उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, आपका अपना राइट के बारे में कोई जानकारी होने वाली नहीं है। और सभी को यह बताना चाहता हूं, ज्ञान हमेशा किताबों से आता है, और किसी की इधर उधर की बातों में अगर आप आओगे तो कुछ ना कुछ गलत बोल दोगे कहीं ना कहीं। किताबों को पढ़ो, ऑब्जर्व करो कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या कर दिया। बाबा साहब आपको एक संविधान लिखकर देकर चले गए, उस संविधान को आज पूरा देश, हर समाज का हर व्यक्ति फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पर चल रहे हैं, ये रूल्स है ट्रैफिक का कि कौन से हैंड पर चलना है, अगर उसके दूसरे हैंड पर आप चलेंगे यानी कि संविधान के विपरीत जाएंगे तो आपको कोई ठोक कर चला जाएगा और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो ये दिमाग से निकाल दे, संविधान को हर व्यक्ति फॉलो कर रहा है। अगर आप कोई केस कर दे तो संविधान के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी, ना कि किसी मंदिर या मस्जिद के अकॉर्डिंग या किसी नेता के अकॉर्डिंग। तो इसलिए कम से कम एक बार बाबा साहब के बारे में पढ़ो,
और संविधान के बारे में पढ़ो, अपने अधिकार को जानो। अगर आप कहीं भी जाकर किसी ऑफिस या किसी संस्था में जाकर खड़े होते हैं तो अगर आपको अपना अधिकार पता है तभी आप वहां पर बोल पाते हैं कि हमारा अधिकार है, आप छीन नहीं सकते। वरना आप जैसे अब तक चलता रहा वैसे ही चलता आएगा तो आप इस समाज में भला किसी समाज में कुछ करने वाले नहीं है। और एक एक्सक्यूज रहता है कि हमारा समाज आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है। सभी का एक ही रहता है कि हमारा समाज आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। कोई मुझे बताएगा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी इतनी बुरी स्थिति से थे कि कई बार उन्होंने अपने लाइब्रेरी में चाय पी के उन्होंने अपनी पढ़ाई की। आपको नहीं पता होगा, पर आपको एक बात जरूर पता होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को किसी ने पैंट शर्ट में देखा? नहीं देखा ना, कोट पैंट में देखा। हमेशा अपने आप को सुप्रीम बना के रखोगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे तो हमेशा परिजाओगे। अगर आपके दिमाग में एक ही मनसा एक मिलिट्री है कि हम कमजोर है तो हमेशा कमजोरी रहोगे। अपने अधिकार को जानो और कुर्सी पर बैठने की हिम्मत रखो और स्टेज पे आने की हिम्मत भी रखो, तभी जाके इस देश में कुछ हो सकता है। विरासत में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रख लेना। विरासत में हमारे पुरखों ने हमें संविधान दिया है, वो लिख के चले गए कि ये राइट है। अगर आप एजुकेशन करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन मिलेगा, इतना करके चले गए, काम है क्या आपके लिए? मगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फालतू की बातों पर उलझे पड़े हैं। जरूरी नहीं है पढ़े लिखने के बाद में आपको नौकरी मिले। अगर नौकरी भी ना मिली तो इतने समझदार हो जाओगे कि कहीं जाकर कुछ प्राइवेट जॉब करो या कुछ अपना कुछ खुद से तो कर सकते हो, किसी से डरोगे तो नहीं। तो मेरा तो सभी से अनुरोध है, सभी यहाँ जो शराब पीने वाले हैं वो अपनी शपथ लें कि अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना, हर हाल में पढ़ाना है। बाबा साहब भी बहुत गरीब थे, उन्होंने भी पढ़ाई की, विदेश जा जाकर पढ़ाई की। आप तो अपने देश में पढ़ा लो, आप तो सब कंट्री में अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे स्कूल हैं, विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी केवल दवाइयों के डॉक्टर नहीं थे, वो समाज के डॉक्टर थे। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है, कभी ये दवाई डॉक्टर समझ रहे हो आप? उन्होंने समाज का इलाज कराया, ना कि बीमारी का। तो आप भी किसी न किसी चीज का तो इलाज करो। बस समय का अभाव है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा अपने समाज के लोगों से। और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।